हेलो दोस्तों, सक्षम IQ के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 टेस्ट नंबर 6 का GS का हमने जो पार्ट 1 किया था और आज हम करेंगे पार्ट 2। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है हम लोग पार्ट 1 कहाँ तक कर चुके थे? 45 तक कर चुके थे। आज हम करेंगे 46 से। तो 46 नंबर पे देखते हैं। तो चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित हुआ। या फिर सेकेंड ऑप्शन दिया है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक संवैधानिक निकाय है। और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 2, 1, 2, 3। तो इसमें बताएंगे कि इसमें जो सही है कौन कौन सा सही है। तो देखिए, जो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन नहीं स्थापित हुआ, ये आपका 1960 के अधीन स्थापित हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या यहाँ हो जाएगा? 1960 के अधीन स्थापित हुआ था ये। चलिए, और यही आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला है? तो कौन सा जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, या फिर अगस्त्य मलाई, या फिर दिहांग दिबांग, या फिर नंदा देवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत के जो गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है वो आपका नोकरेक फैला हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2020, भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन की शुरुआत 2004 में हुई, फिर जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021। तो इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48, इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जो वन संरक्षण अधिनियम 1980। ठीक है, यही आपका सुमेलित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49। निम्नलिखित में से कौन से भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं? तो कौन से प्रदूषक के रूप में जो पाए जाते हैं? आर्सेनिक है, सार्बिटॉल है, या फिर फ्लोराइड, फॉर्मल्डिहाइड और यूरेनियम। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनना है। केवल 1 और 3, केवल 2, 4, 5, केवल 1, 3, 5, केवल 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसमें जो आर्सेनिक है और फ्लोराइड है और ये आपका यूरेनियम है, यही आपके पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी। 1, 3, 5 आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदूषकों को उनके दीर्घकालीन प्रभाव के साथ दिए गए कूट की सहायता से सुमेलित कीजिए। प्रदूषक और फिर प्रभाव। कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव लीवर और किडनी को क्षति करता है, या फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैंसर को प्रभावित करते हैं, या फिर धूल के कण श्वास संबंधी रोग को, या फिर सीसा केंद्रीय नर्वस सिस्टम को। तो इसको बताना है आपको
किसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा क्या? हाँ, 50 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये लीवर और किडनी को प्रभावित करता है, ये बात सही है? तो ये बात आपकी एकदम सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो कैंसर को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। और धूल के कण स्वास्थ्य संबंधी रोगों को प्रभावित करते हैं, ये भी बात सही है। शीशा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, ये बात भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? किस क्षेत्र में बनाना है सक्षम? पानी पसंद, हरियाली, जल क्रांति या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? जो हरियाली है, हरियाली के क्षेत्र को सक्षम बनाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार स्थापित है कहाँ पे है? जयपुर में है, कटक में है, चंडीगढ़ में है, कहेगा तथा कलपक्कम में है। तो 52 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो मौसम अनुश्रवण युक्ति सोडार है ये आपका कायगा तथा कलपक्कम में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेल योजना के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला एक तरफ खेल। तो कन्नौज का जो है कबड्डी खेल से संबंध है, या फिर पीलीभीत का तैराक से, या हाथरस का हॉकी से, फिर बुलंदशहर का बॉक्सिंग से। इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, जो आपका कन्नौज है, कन्नौज कबड्डी से सुमेलित है। पीलीभीत है तैराकी से, ये भी सुमेलित है। ठीक है, पीलीभीत जो है ये तैराकी से संबंधित है, ये भी बात सही है। और जो हाथरस है, हाथरस क्या है? हाथरस में हॉकी नहीं है, हाथरस पे आपका फुटबॉल है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और जो ये बुलंदशहर है बॉक्सिंग के लिए संबंधित है, ये भी बात आपकी सही है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर 17.7% तथा उत्तर प्रदेश की 20.23% रही। और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाला जिला सोनभद्र है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल दो, ना तो एक ना ही दो। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा केवल एक। वो क्योंकि जो इसमें ऑप्शन 1 में दिया है वो बात बिल्कुल सही है, और जो सेकंड में दिया हुआ 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है, ना कि सोनभद्र नहीं है, क्योंकि ये कौशाम्बी जिला है। ठीक है, चलिए राइट आंसर देखते हैं केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र एवं शुष्क अवधि होती है। नेक्स्ट है, इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रजातियों की प्रचुरता होती है। फिर यहाँ घासों की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? केवल एक और दो, केवल दो तीन, केवल एक तीन, और उपर्युक्त सभी। तो 55 नंबर क्वेश्चन का इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो सही सारे ऑप्शन दिए हैं ये सभी सही हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सवाना बायोम के संदर्भ में इसमें एक सुस्पष्ट आर्द्र एवं शुष्क अवधि होती है, बात सही है। इसमें C4 प्रकाश संश्लेषण की क्षमता वाली घास प्रजातियों की प्रचुरता होती है, ये बात सही है। और यहाँ घासों की जड़ प्रणाली सुविकसित होती है, ये बात भी आपकी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 56। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सम्मेलन है एक तरफ है निर्णय। तो किस सम्मेलन का क्या निर्णय निकला, ये बात इसमें बताना है। स्टॉकहोम सम्मेलन का निर्णय क्या था? 56 नंबर क्वेश्चन का जो स्टॉकहोम सम्मेलन था, इसमें विद्यमान कार्बनिक प्रदूषकों को समाप्त करना था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए, यहाँ ये मिलान हो गया।
अनक्लोज का क्या था? अनक्लोज में महासागरों एवं समुद्रों के उपयोग संबंधी नियम, तो ये आपका पहला हो गया। और कार्टेजेना प्रोटोकॉल को जल सुरक्षा, चलिए राइट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, तीसरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो महानंदा, ये देखिए एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य दिया है, एक तरफ राज्य। कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है ये बताना है इसमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जो महानंदा है, क्या ये मध्य प्रदेश में है? नहीं। क्या ये उत्तर प्रदेश में है? नहीं। क्या ये पश्चिम बंगाल में है? जी हाँ, महानंदा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो इसको मिला देते हैं, पश्चिम बंगाल ना, महानंदा। देखिए तो लखरी घाट है, तो लखरी घाट कहाँ पे है? लखरी घाट आपका उड़ीसा में है, तो इसको चौथे से मिला देते हैं। पंचगढ़ी कहाँ पे है? पंचगढ़ी ये आपका मध्य प्रदेश में है ना, तो पंचगढ़ी मध्य प्रदेश। और चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में है, तो चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश में। तो महानंदा पश्चिम बंगाल, लखरी घाटी उड़ीसा और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, चंद्रप्रभा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मालवेसी कुल का फल है? सेब, अनार, मिर्च और भिंडी। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा आपका जो भिंडी है, भिंडी मालवेसी कुल की है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित संसदीय शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या है? स्थगन काल, प्रश्नोत्तर काल, निलंबन काल, वह अवधि जिसमें कोई कार्य नहीं होता है। तो 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो शून्य काल का अर्थ है संसद में जो होता है, तो उसका अर्थ होता है प्रश्नोत्तर का काल, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान का आत्मा के रूप में वर्णित किया है? तो किसने संविधान को अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया है? ग्रानविले, ऑस्टिन या फिर आइवर जेनिंग्स या फिर टी कृष्णामाचारी या फिर केटी शाह। तो 60 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो नीति निर्देशक तत्वों को अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया वो किया था ग्रानविले ऑस्टिन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ग्रानविले ऑस्टिन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 61, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान न्यायवादी के बारे में असत्य है? तो कौन सा असत्य है? देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, इस पर चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय है। और नेक्स्ट है, जब केंद्र की सरकार त्यागपत्र देती है तो महान न्यायवादी भी त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसमें क्या बताना है? असत्य बताना है ना 61 में। तो इसका असत्य क्या हो जाएगा? इस पद पर चुने जाने के लिए वही योग्यता होनी चाहिए जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय है। ये आपका गलत है, ठीक है। तो आप लोग इसमें देखिए जो ये गलत क्यों हुआ है। तो गलत होने का रीज़न इसका ये है कि जो इसमें दिया है कि इसकी योग्यता के बारे में कि इनकी योग्यता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष होनी चाहिए, नहीं, यही बात आपकी गलत है। क्योंकि इसकी जो योग्यता है वो उच्चतम न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के न्यायाधीश के तदर्थ होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होनी चाहिए वही आपके
न्यायाधीश वही योग्यता महान्यायवादी की होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से ये गलत हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कौन सी थी? अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत या फिर भारतीय परिसंघ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 62 का हो जाएगा भारत संघ, फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली भारत संघ थी, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मेल कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। तो एक तरफ दिया है संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे कि जो मौलिक अधिकार हैं कहाँ से लिए गए हैं। तो ये आपका अमेरिकी अधिकार पत्र से लिया गया है। तो इसको मिला देते हैं पहले का चौथे से। और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये आयरिश संविधान से लिए गए हैं, तीसरा हो जाएगा। और मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से ली गई है? ये आपका ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से? कनाडा संविधान से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए पहले का चौथा। तो पहले का चौथा तो सब में दिया है। फिर दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ है? तीसरे से मिल रहा है, तो तीसरा 2 ऑप्शन में दिया है, तो ये भी अभी नहीं कंफर्म हुआ। और मंत्रिमंडलीय सरकार वो ब्रिटिश संविधान से ली गई है ना, मंत्रिमंडलीय सरकार ब्रिटिश संविधान से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लेता है विधायिका से नहीं रखा जा सकता, विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 306, अनुच्छेद 307। तो राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है ये विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया है? तो ये आपका अनुच्छेद 117 में दिया हुआ है, ठीक है। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो कौन से प्रधानमंत्री थे? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। तो 65 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो जो जवाहरलाल नेहरू थे इन्हीं के कार्यकाल के दौरान किया गया था, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है और राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। तो किसमें क्या दिया है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करना है, तो केवल एक, क्या केवल 2? 1 और 2 दोनों, 1 और 2 में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का? तो इसमें जो भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है ये बात आपकी बिल्कुल सही है, इसलिए केवल 1 हो जाएगा। क्या इसमें राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है? जी नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल गलत दी हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा आपका 67। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? जो भारत की संसद प्रणाली है और ब्रिटेन की संसद प्रणाली है, तो इसमें से कौन सा है जो एक दूसरे को डिफरेंट करता है? सामूहिक उत्तरदायित्व या फिर न्यायिक समीक्षा या फिर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका या फिर वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका।
तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक समीक्षा जो है, यही आपका एक दूसरे से डिफरेंट करती है एक दूसरे को, न्यायिक समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव है? कानपुर, आगरा, जौनपुर, मथुरा। तो 68 का क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आगरा है, आगरा में आलू अनुसंधान केंद्र की शाखा खोले जाने का प्रस्ताव किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 69। डोमेडिक एलिफेंट 2023 युद्धाभ्यास से संबंधित देश कौन सा? भारत, सेशल्स, भारत, इटली, भारत, मंगोलिया, भारत, श्रीलंका। तो नोमेडिक जो एलिफेंट अभ्यास 2023 का, ये किस देश से संबंधित है? तो ये आपका किस देश से संबंधित है? भारत और मंगोलिया। भारत और मंगोलिया दोनों मिलकर नोमेडिक एलिफेंट अभ्यास करते हैं, ठीक है। तो भारत और मंगोलिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं है? सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य, सदाचार या फिर मानववाद। तो किसके अधीन नहीं है? 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मानववाद, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार तो मानववाद के अधीन नहीं है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज्य प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर चुनाव आयोग अधिनियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारत के संविधान में जो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है वो किसके अधीन की गई है? 71। तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अधीन ये व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है। कारण दिया है, प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं। नीचे दिए गए कोड सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। ए आर की सही व्याख्या करता है या फिर ए आर दोनों ही सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, या फिर ए सही है परंतु आर गलत है, या फिर ए गलत है आर सही है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो सुरक्षा बलों का सर्वोच्च कमांड राष्ट्रपति में निहित है, ये बात तो आपकी एकदम सही है, लेकिन जो प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियाँ विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये इसीलिए ये आपका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का महान्यायवादी लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, या फिर लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, या फिर लोकसभा में बोल सकता है, लोकसभा में मतदान कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कोड के उपरयुक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, चार और एक, दो, तीन, या फिर एक और तीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 73 का। तो इसमें जो लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये बात भी सही है। महान्यायवादी जो है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, ये सही है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, ये भी बात सही है। लोकसभा में बोल सकता है, ये भी बात सही है, लेकिन लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसीलिए चौथा गलत हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के अधिकारियों में सम्मिलित है क्या? अध्यक्ष लोकसभा, उपाध्यक्ष लोकसभा, महासचिव लोकसभा या अध्यक्ष राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि जो संसद के अधिकारी हैं उसमें अध्यक्ष और लोकसभा होता है, अध्यक्ष लोकसभा में होता है और महासचिव लोकसभा में होता है, अध्यक्ष राज्यसभा में होता है, ठीक है।
तो ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव ये लोकसभा में होते हैं और एक अध्यक्ष राज्यसभा में भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लगातार 2 बार अंडर-20 चैंपियनशिप विश्व विजेता बनने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान है अंतिम पंघल, प्रिया मलिक, सविता या फिर गीता फोगाट। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतिम पंघल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 76। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है, कितनी हो सकती है? 40 तथा 400, 550 तथा 450, 50 तथा 560 तथा 500। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम कितनी हो सकती है और अधिकतम कितनी हो सकती है? तो ये आपकी 60 न्यूनतम तथा 500 अधिकतम हो सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति की निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 21, 15, 11, 7। इसकी संख्या कितनी हो सकती है अधिकतम? 77। जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 संख्याओं का योग 10 तथा उनके वर्गों का अंतर 40 है, दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए 2 संख्याएं देखना है और जिनका योग 10 हो तथा उनके वर्गों का अंतर 40, दोनों में सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? तो आप ऑप्शन से चाहे कर लीजिए, 2 संख्याएं जोड़ लीजिए, 5 और 5 10 हो जाएंगी और इनका वर्ग करिए, 5 5 25, 5 5 25 और दोनों में बड़ी संख्या 10 तथा उनके वर्गों का अंतर, दोनों इनके वर्ग का अंतर निकालना है। ठीक है, वर्ग का अंतर निकालने के बाद कितना बचेगा? 5 से आपने किया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 78। तो आप एक काम करिए कि इसको सॉल्व करिए। तो सॉल्व करना है, ऑप्शन से सॉल्व करिए। अच्छा, इसमें तो ज़्यादा हो जाएगा। देखिए अगर 5 5 करेंगे तो 5 5 25 और 5 5 25 कितना हो जाएगा? दोनों का 1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, अंतर 40 आना चाहिए। तो 2 संख्या देख लीजिए, इनका योग 10 होना चाहिए। ठीक, एक तो आप 7 ले लीजिए और एक संख्या क्या लेंगे? 3 ले लीजिए। 7 और 3 तो 7 7 49 और 3 3 9। तो इनका दोनों का देखिए 49 - 9 अगर करेंगे तो आप 40 इसका राइट आंसर बचेगा। तो इसका जो है 40 इसमें बचना चाहिए। 40 कैसे बच रहा है? जब आप 7 एक संख्या 7 लेंगे, एक संख्या 3 और दोनों का वर्ग करेंगे, दोनों 7 7 49 और 3 3 9। तो इनका वो जो 7 का वर्ग होगा 49, 3 का वर्ग होगा 9, तो 49 से अगर 9 घटा देंगे तो आपका 40 बचेगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका 7, क्योंकि ये बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या तो 7 थी और छोटी संख्या 3 थी। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में गोल्फ को 44 के रूप में कूटबद्ध किया गया और बाल को 31 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में प्ले को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो देखिए आप इसको देखिए, गोल्फ को क्या बताए? 44। तो गोल्फ लिखिए GOLEF। तो जी का मान कितना होता है? जी का देखिए ABCDEFG।
जी का कितना होता है, 7 होता है ना। तो जी का मान 7 हो गया, 7। ओ का मान कितना होता है, 15 हो गया। और एल का मान कितना होता है, 12 हो गया। और एफ का मान कितना होता है, 6। तो इनको आप टोटल करेंगे तो कितना आएगा, टोटल 40 आ जाएगा। इसी तरह आप किसका करेंगे, बाल बाल का भी देखिए। बाल का बी का 2, ए का 1 और एल का कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और डबल दिया है एल तो डबल 12 हो जाएगा। तो टोटल करेंगे तो इसका आ जाएगा 27। तो इसी तरह प्ले का कर लीजिए। तो प्ले का जो स्पेस नंबर होता है वो 16, एल का 12, ए का 1 और वाई का 25। तो टोटल करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 54। कितना हो जाएगा, 54। तो 54 और ये जो 4 है इसको भी जोड़ लेंगे। तो इसका आ जाएगा 40 और इसमें कितना दिया था, 40 + 4 44 हो जाएगा ना। जब 40 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 44 हो जाएगा। और इसी तरह 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31 आ जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 40 टोटल आया है और इसमें अगर 4 जोड़ेंगे तो ये 44 हो जाएगा। इसी तरह बाल में 27 टोटल आया है, इसमें 7 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। तो इसी तरह प्ले में भी जितना आया उसका टोटल + 4 जोड़ देना है, तो कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10% ब्याज पर रुपये 2000 निवेशित किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की गई है। एक वर्ष के अंत में कुल धन कितना हो जाएगा, 80 नंबर क्वेश्चन का। तो आपको तो पता है कि जो सूत्र होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन √1 + दर बटे 100 और इसका समय। तो आप रख लीजिए इसका। तो चक्रवृद्धि जो मूलधन कितना दिया है, इसमें मूलधन दिया है आपका 2000 रुपये और 1 + दर कितना दिया गया है, ब्याज की दर कितनी दी गई है, इसमें ब्याज की दर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रति 6 माह पर की जाती है। ठीक है, तो 6 माह के हिसाब से इसको रखिए, सॉल्व कर लीजिए। सूत्र में रख के इसको सॉल्व करिए। तो इसका राइट आंसर हम बता दे रहे हैं क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा इसको। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2205 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। कौन सी संख्या लुप्त है, 12, 37, 11, 114 और 347 और 1048। तो देखिए इसमें जो 82 का क्या हो जाएगा, 2024 का जो ओलंपिक है वो कहाँ पे होगा, फ्रांस में होगा। जो 2026 का कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में होगा। ये ऑस्ट्रेलिया में आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में ना होकर कहाँ पे होगा, 2026 का जो होगा वो इटली में होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें जो सुमेलित नहीं हो बताना था। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर भी तो ये नहीं सुमेलित है। और नीचे देख लेते हैं, 2028 का ओलंपिक संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, ये बात भी सही है। और जो 2032 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये बात सही है। ठीक है, तो देखिए ये 2024 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, वो फ्रांस में होगा ओलंपिक, ये सही है। 2028 का संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा, ये बात भी सही है। और 2032 का ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। CUH HQK MMNRIO। तो इसका सीक्वेंस बताना है, किस सीक्वेंस में दिया हुआ है। तो इसी तरह आप देख लीजिएगा। तो देखिए CUH और फिर HQK
तो इसको मिला लीजिए पहले। तो C से H कितना बढ़ा है 5, 5 अंक बढ़ गया। और U से Q कितना बढ़ गया है, U कितना, Q से H U आया है ना, उल्टा आया है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 4 संख्या हो गई है। और H से K बढ़ा है तो 3 संख्या बढ़ गया है। इसी तरह H से M का देखिए 4 संख्या बढ़ा है M। और Q M से ये -3 आ गया है, उल्टा आया है। और इसी तरह M का K का N बना है, +3 संख्या बढ़ गया है। तो इसी तरह आपका जब RIQ का करेंगे तो आ जाएगा आपका +5 संख्या में कितना है, R से प्लस कितना हो जाए R के बाद क्या आ जाएगा 5 संख्या बाद, तो आपका W पड़ेगा। और I का पीछे जाएंगे 5 संख्या पीछे तो कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। और जब Q का फिर से 3 संख्या बढ़ाएंगे तो आ जाएगा आपका T। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिर WET राइट आंसर हो जाएगा इसका WET, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात करना है, YRLG और फिर गायब है फिर Z। तो Y का कितना हो गया, Y से जब R में जाएंगे तो -7 हो जाएगा। और R से जब L में जाएंगे तो -6 हो जाएगा। और जब L से G जाएंगे तो -5 हो जाएगा। तो जब G से अगली संख्या में जाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस एक एक कम होता जा रहा है, तो जब G से C में जाएंगे तो -4 हो जाएगा। तो -4 में क्या आ जाएगा, ABC, ओ सॉरी, G से उल्टा जाएंगे -4 तो क्या हो जाएगा, G से जाएंगे E, F, E और फिर D, फिर इसके बाद C आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और C से फिर -3 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, Z आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, C, ऑप्शन नंबर D। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो कितने त्रिभुज हैं, देखिए सीधे सीधे गिन लीजिए त्रिभुज की संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6, कितने त्रिभुज हो गए, एक तो ये हो गया, सॉरी एक, जब त्रिभुज गिनते हैं तो 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए सीधे सीधे। तो 1 3 4 और एक हो जाएगी ये पूरा बड़ा 5 और इधर का एक 6। तो कितने त्रिभुज हो जाएंगे इसमें, इसमें आपके जो बनेंगे त्रिभुज, चाहे आप ABCD से कर लीजिए। देखिए एक त्रिभुज जैसे मान लीजिए कि ये हो जाएगा A B C D E F G H, हो गया, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसमें से बनने वाले त्रिभुज कितने हो जाएंगे, एक तो कितना हो जाएगा, H से B जाएगा तो एक ABH ये एक हो जाएगा, फिर BCD देख लीजिए आप लोग, इसका जो टोटल संख्या आपकी 6 हो जाएगी। आप ऐसे ही गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो सीधे सीधे आपके 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनुज ने कहा, यह वह मेरी माता
के पति, मेरी माँ का जो पति है वो क्या हो जाएगा? पिता। तो माँ का पिता हो जाएगा, पति है तो भाई पिता हो जाएगा। पति की इकलौती, पति की जो बेटी है, इकलौती पुत्री, वह महिला अनुज से किस प्रकार, तो महिला का अनुज से किस प्रकार रिलेशन है भाई? अगर उसकी इकलौती बेटी, इकलौती पुत्री है, वह मेरी माता के पति, मेरी माँ के पति की इकलौती पुत्री है, तो वो कौन हो जाएगा? महिला अनुज से किस प्रकार संबंधित हो जाएगा? तो अनुज की बहन ही तो होगी वो महिला। अगर वो इकलौती पुत्री है तो महिला से उसका संबंध क्या हो जाएगा? माँ होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माता, सॉरी माता नहीं, तो महिला का उससे क्या संबंध है? तो महिला जो है उसकी बहन हो जाएगी, ना कि माता, हमने गलत लगा दिया है, बाकी इसकी बहन हो जाएगी, क्योंकि माँ की अगर बेटी है और उससे संबंध पूछ रहा है तो माँ की बेटी है और वो एक भाई है, तो भाई बहन का ही रिश्ता हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप दक्षिण दिशा में चलते हैं और बाएं मुड़ते हैं। पहले आप दक्षिण दिशा में जाएंगे, हाँ, इसके बाद आप बाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ते हैं, फिर दाहिनी ओर, दाहिनी दिशा में मुड़ते, फिर दाएं ओर जाएंगे, दाएं ओर जाएंगे और दिशा की ओर मुड़ते हैं। आप किस दिशा में अब हैं? आप पहले दक्षिण में चलते हैं, फिर बाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं, फिर आप फिर से बाएं मुड़ते हैं, फिर बाएं मिलते हैं, मुड़ गए, इसके बाद फिर दाहिनी दिशा में मुड़े। तो आप किस प्रकार जा रहे हैं? आप जब दाहिनी दिशा मुड़ेंगे तो आप पूर्व दिशा की ओर पहुंच जाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असही युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्दों में एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे दिए गए युग्म में है। देखिए, डायनासोर का ड्रैगन से है, डायनासोर ड्रैगन। इसके बाद किसका हो जाएगा? विकास का क्या देवी प्रकाशन से है? गोरिल्ला का क्या सैनिक से है? नहीं। हिम का क्या बर्फ से है? जी हाँ। देखिए, जो बर्फ है, हिम और बर्फ, ये ठंडे प्रदेशों में हिम पाई जाती है और बर्फ, इसका संबंध एक दूसरे से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5 निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो आप लोग 5 देखेंगे तो कौन कौन सी सारणी में क्या गायब है ये देखना है। तो इसका देखिए, ये 2, 4, 6, 8, तो इसको जोड़ना है और इसको 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा? जोड़िए पहले इसको, 4, 6, 8 और 2। तो देखिए इसमें 2, 6 और 4, 8 को जब प्लस करेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 20, और 20 से अगर 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10, 10 जो कि मध्य की संख्या है। इसी तरह इसको देख लेते हैं, 3, 6, 9 और 12, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। 30 में अगर 2 से इसको भाग देंगे 30 में तो इसका मध्य की संख्या आ जाएगी 15। ये भी बात सही है। इसी तरह आप इसको भी कर लेते हैं कि 4, 8, 12, 16 को जोड़िए और जोड़ने के बाद 2 से भाग दे देंगे, इसके मध्य की संख्या कितनी आ जाएगी आपकी? देखिए टोटल जोड़ेंगे तो आपका ये 40 आ जाएगा। 40 से 2 का जब भाग देंगे तो इसमें बचेगा 20, तो यही आपकी मध्य की संख्या हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 लड़के हैं जिसमें P, Q, R, S और T एक कतार में खड़े हैं। Q कद में T से लंबा है। जो Q है वो कद में T से लंबा है, तो T नीचे हो गया, Q ऊपर हो गया। Q से लंबा है किंतु P से छोटा है, तो P से जब छोटा है तो P से ऊपर चला जाएगा। S T से छोटा है, S जो हो जाएगा S वो T से नीचे आ जाएगा, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है?
आर किंतु आर से लंबा है, जो एस टी से छोटा है किंतु आर से लंबा है, तो यस जो है आर से लंबा है तो आर के ऊपर यस हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है, तो देखिए इसमें जब सबसे छोटा आर आ गया नीचे सबसे, यही आपका सबसे छोटा हो गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर। आर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 91। राजन और मनु बाजार जाते हैं। राजन 105 रुपये में 3 रबर और 5 कलम खरीदता है, जबकि मनु क्या करती है 130 रुपये में 4 रबर और 6 कलम खरीदता है, तो एक रबर का मूल्य क्या हो जाएगा। तो 91 का देखिए इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कह रहा है कि एक मूल्य का कि एक रबर मनु राजन 105 रुपये में 3 रबर खरीदता है, 3 रबर और 5 कलम खरीदता है, 3 रबर और 5 कलम खरीदता है 105 में, तो 3 रबर और 5 कलम कितने में, 105 में। और क्या है, जबकि मनु क्या करता है, मनु 4 रबर 6 कलम 130 में खरीदता है, 4 रबर और 6 कलम 130 में खरीदता है, तो एक रबर का मूल्य क्या हो जाएगा, तो इसको निकाल लीजिए, एक रबर का मूल्य कितना आ जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, रबर जोड़िए, कितना हो जाएगा, रबड़ है वो कितना आ जाएगा 9, और कलम जोड़िए, रबड़ और 5 कलम, तो कलम 6 और 5 कितना हो जाएगा, नहीं इसको आप करिएगा कि 9 और 15 जो है, देखिए इसको आप समीकरण जब बनाएंगे तो समीकरण के हिसाब से सॉल्व कर पाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो देखिए समीकरण 1 बना लेते हैं, 3 और 3 ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, 3a + 5 बराबर कितने में 105 में, तो समीकरण 1 बना गया। और इसके बाद ये 4 रबर 6, इसको भी समझ कितने में 130 में, तो इसको भी रखिए। इसके बाद दूसरा देखिए क्या है, 2 + 3, समीकरण 2 बना, इसमें से 5 से गुणा करिए, एक में आप 3 से गुणा कर लीजिए और दूसरे में आप 5 से गुणा कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 9 और + 15 315 हो जाएगा। और इसी तरह फिर दूसरे में कर लीजिए, 5 से गुणा करना है तो इसी तरह कर लीजिए, 10 + 15 और 325 आ जाएगा। इसको घटाएंगे जब आप तो कितना आ जाएगा आपका 10 बचेगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, एक तरफ पुस्तक है एक तरफ लेखक है। द लॉन्ग गेम, क्या ये इसके लेखक, द लॉन्ग गेम के लेखक कौन है, सुमेलित जो नहीं है उसमें उसको बताना है। तो द लॉन्ग गेम का लेखक कौन है, एलिना अरमास, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है द रनिंग ग्रेव, स्टीफन किंग, तो जो रनिंग ग्रेव है ये स्टीफन किंग की नहीं है, ये किसकी है, ये आपकी रॉबर्ट गैलब्रेथ की है, ठीक है, रॉबर्ट गैलब्रेथ तो यही बात आपकी गलत है और राइट आंसर भी आपको यही मिल गया। और द यंग मैन एनी एयरनॉक्स की है, ये भी सही है, जो द यंग मैन है वो एनी एयरनॉक्स की है, ये बात सही है। और द हिंडन जो है वो अक्षत गुप्त की है, ये बात सही है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये सही है। द लॉन्ग गेम एलिना आर्मास की है। द यंग मैन एनी एरनॉक्स की है। और द हिंडन हिंदू ये अक्षत गुप्त की है। और द रनिंग ग्रेव जो है किसकी है, वो आपकी है रॉबर्ट गैलब्रेथ की है, रॉबर्ट गैलब्रेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का वर्ष 2023 में रहा? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, फिर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 93 का। तो जो 2023 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया, इसका विषय क्या था? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94। भारत में कृषि जिन्सों कमोडिटीज़ के निर्यात की श्रेणी है कौन से? परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चित वाली वस्तु, या फिर अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 94 का? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें जो है ये सभी सही दिया है। परंपरागत निर्यात वस्तु ये भी श्रेणी में है, कमोडिटी श्रेणी में है। और अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु है, परंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 95। स्टैंड अप इंडिया स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? इसका प्रयोजन ST SC एवं महिला उद्यमियों में उद्यमिता को प्रोत्साहन करना है, या फिर यह सिडबी के माध्यम से पुनर्वृत्ति का प्रावधान करता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम जो है वो किसके संदर्भ में है? इसका राइट आंसर बताना है 95 का। इसका राइट आंसर बताएंगे 95 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2 दोनों इसमें सही दिया है। ठीक है, इसका प्रयोजन जो है SC ST महिला उद्यमियों में उद्यमिता पर प्रोत्साहित करना था, तो ये भी सही है। और जो सिडबी के माध्यम से पुनर्वृत्ति का प्रावधान करता है, ये भी वैसे ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रत्यक्ष कर है, यह अप्रत्यक्ष कर है, यह 1994 से 95 की अवधि में लागू किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? सही विकल्प नीचे दिए गए को किससे मत चुनना है? केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, और इसमें केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट है केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 और 2 सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 96 का? इसमें जो 96 का राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 दोनों सही है। 2 और 3 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति से। और नेक्स्ट है केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, या फिर खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। तो इसमें बताना है कि कौन सा परिभाषित मुद्रास्फीति को इसका जो है कौन सा परिभाषित कर रहा है जो सही है 97 का। 97 में जो खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कोर मुद्रास्फीति का। कोर मुद्रास्फीति क्या है?
खाद्य मुद्रास्फीति तथा ईंधन मुद्रास्फीति दोनों को छोड़कर शीर्ष मुद्रास्फीति से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्या है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड, फिर भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम, नेक्स्ट है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, फिर नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना जिस सही कार्यक्रम से हुई है वो बताना है, इसका क्रम बताना है कि क्रम किस सीक्वेंस में ये हुई है। तो 98 का सीक्वेंस क्या हो जाएगा? देखिए, जो पहले भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड है ये पहले हुआ, इसके बाद जो भारतीय औद्योगिक साख तथा निवेश निगम है ये दूसरे स्थान पे हुआ, इसके बाद हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हुआ, फिर इसके बाद हुआ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसका सीक्वेंस 1 2 3 4। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 क्वेश्चन। सौभाग्य योजना संबंधित है किससे? लड़कियों के विवाह हेतु वित्तीय सहायता से, या फिर लड़कियों की शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति से, या फिर गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को मुफ्त बिजली के प्रावधान से, या फिर एक नवजात बालिका की पैदाइश पर वित्तीय सहायता के प्रावधान से। तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार हैं उनको मुफ्त बिजली के प्रावधान से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 क्वेश्चन। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम 2023 के अनुसार केंद्र सरकार अध्यक्ष सहित कितने सदस्यीय राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग बनाएगी? तो कितने सदस्यीय आयोग बनाएगी? ये आपके 30, 29, 33 और 32। तो ये 33 सदस्य इसमें थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 सदस्यीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 101। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सितंबर 2023 में पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र किस संघ राज्य में स्थापित करने की घोषणा की है? असम, जम्मू कश्मीर, और फिर चंडीगढ़, या फिर त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 101 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। 2023 में जो पेप्सिको इंडिया ने अपना पहला खाद्य विनिर्माण संयंत्र असम में स्थापित करने की घोषणा किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102। सन 2001 में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था? जिम ओनील, बराक ओबामा, जॉन कैनेडी, या फिर व्लादिमीर पुतिन। तो 102 का क्या हो जाएगा कि जो 2001 में ब्रिक शब्द को गढ़ा था, किसने गढ़ा था? इसको आपके जिम ओनील है जो, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 103। सूचकांक रेजिडेक्स संबंधित है किससे? शेयर कीमत से, म्यूचुअल फंड कीमत से, या फिर कीमत सूचकांक से, या फिर भूमि कीमत से। 103। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो भूमि कीमत है इसी से संबंधित है सूचकांक रेजिडेक्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? भारत में विश्व की 18.5% जनगणना है। फिर भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ है। और नेक्स्ट है 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 18.1 करोड़ की हुई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखिए, जो राइट है इसमें कौन सी बात सही नहीं दिया है ना, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसकी ये जो ऑप्शन नंबर ए है यही आपका नहीं सही है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 105। सुमेलित करना इसको। अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद किससे संबंधित है? अथर्ववेद में औषधियों के बारे में बताया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3। और ऋग्वेद किससे संबंधित है? ऋग्वेद आपका ईश्वर की महिमा से संबंधित है ना, तो ये हो जाएगा आपका पहला। और यजुर्वेद
यजुर्वेद में क्या दिया गया है, बलिदान से संबंधित है ये, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। और सामवेद संगीत से ये सही हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहले का तीसरा और दूसरे का पहला और तीसरे का दूसरा, तो इसके हिसाब से आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं 106 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक बैंकॉक में हुई, फिर चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली में हुआ, फिर तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस बैंकॉक में हुआ, फिर किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी जयपुर में हुई। तो 106 का जो राइट आंसर है सुमेलित नहीं है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यही आपको सुमेलित नहीं है। क्योंकि जो पहला इसमें दिया है, देखिए ए दिया है बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक किसमें, बैंकॉक में है, सही है। चौथा अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन एक्सपो नई दिल्ली में, ये बात सही है। और तीसरा विश्व हिंदी कांग्रेस बैंकॉक में, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? जो कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक का, आप सुने होंगे कि जो कलिंग का युद्ध हुआ था वो अशोक के जीवन में परिवर्तन का युद्ध था। तो इसमें कौन सा, इसमें जो शिलालेख में जो लिखा गया है, ये क्षति जो उसमें हुई है कलिंग के युद्ध में, विजय हुई लेकिन क्षति जो हुई है उसके बारे में लिखा गया है, किस शिलालेख में लिखा गया है? 107 देखिए। तो ये जो शिलालेख आपका दिया है 18वां शिलालेख है, इसी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? कौन सा है सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है? अरसवल्ली, अमरकंटक, ओंकारेश्वर। तो वो 108 का क्या हो जाएगा? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनना, केवल 1, केवल 2, 3, केवल 1, 3 और 1, 2, 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल 1। जो अरसवल्ली है, अरसवल्ली सूर्य मंदिर के लिए विख्यात है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ था। इन्होंने नारा दिया, कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, केवल 1, 1 और 2, केवल 2, ना 1 और ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 109 का? इसमें पहला और दूसरा दोनों बात सही है, तो इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में हुआ, ये बात सही है। उन्होंने नारा दिया था, कैसे लोगे मालगुजारी लठ हमारा जिंदाबाद। तो ये भी सही है, तो इसके लिए ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 110 हो जाएगा 110 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी। या फिर इसके विरोध में गांधी जी ने 10 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन करना, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, ना तो 1 ना ही 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सही उत्तर है उसका चयन करना है। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए दिया है, चौरी चौरा घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में 4 फरवरी 1922 को घटी, ये बात बिल्कुल सही है। और जो 10 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ये बात इसके लिए केवल 1। नेक्स्ट देखते हैं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने के लिए गठित खिलाफत कमेटी में शामिल थे कौन? शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी और हकीम अजमल खान और हसरत मोहानी प्रयुक्त सभी। तो आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 111 का, जिसमें दिए हैं सभी, ये सभी आपके सही हैं, ठीक है। ये सभी जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए गठित किए गई कमेटी में शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो कौन सा सही सुमेलित है?
लॉर्ड एलन बर्रो अवध का विलीनीकरण किया। लॉर्ड डलहौजी ने सिंध का विलीनीकरण किया। फिर लॉर्ड वेलेज़ली ने चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध का किया। फिर सर जॉन शोर तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध का किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 112 का सही सुमेली जो है लॉर्ड वेलेज़ली ने चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध का किया था। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 113 क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। समाचार पत्र है और फिर संस्थापक। तो दैनिक आज जो है इसके संस्थापक कौन थे? दैनिक आज है, द लीडर है और द नेशनल होल्डर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए दैनिक आज जो दिया गया है इसका संस्थापक जो था वो शिव प्रसाद गुप्त। तो इसको मिला दीजिए आप 1 से 4। द लीडर जो है वो मदन मोहन मालवीय ने दिया था, संस्थापित किया था। तो इसका मिल जाएगा आपको 3। द नेशनल हेराल्ड है वो क्या किए थे? वो जवाहरलाल नेहरू स्थापित किए थे द नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को। और जो द पायनियर है ये जॉर्ज एलन ने किया था। तो ये इसको मिला दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा और जो तीसरे का दूसरा, चौथा का पहला। तो इसका राइट आंसर मिला देंगे, क्या हो जाएगा? तो पहले का चौथा तो 2 में दिया गया है और फिर दूसरे का तीसरा। तो एक आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, 113 का ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसी तरह हमने मिलान किया था ना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 114 नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त संगठनों का चयन करना है। अभिनव भारत, अनुशीलता समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी या फिर इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन। तो 114 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? इसमें कूट से बताना है कि कितने सही हो जाएंगे। तो इसमें जो है आपका अभिनव भारत जो है ये भी बात सही है, क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों को चयन करना है ना। तो ये अभिनव भारत हो जाएगा आपका और हो जाएगा अनुशीलन समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 115 एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? दांडी मार्च के समय या फिर असहयोग आंदोलन के समय या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय या फिर गोलमेज सम्मेलन के समय। तो 115 का क्या हो जाएगा? जो एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया था गांधी जी ने वो दिया था असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तभी दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के समय। नेक्स्ट है 116 निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो या फिर लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो किसने कहा था ये आपका लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए स्पीड में चलते हैं क्योंकि हमें टाइम का भी विशेष ख्याल रखना है कि जो भी क्वेश्चन है हमारे 140 जो भी क्वेश्चन दिए थे जीएस में आपको 2 घंटे में इनको करना है। तो स्पीड बनाए रखें और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। ठीक है, जो भी आपके मन में जो भी कोई परामर्श या त्रुटि जो भी हो वो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस कर जिससे हमारे आने वाले वीडियोस और क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट देखते हैं 117
यह किसने कहा मुझे इस आरोप के संबंध में कोई क्षमा नहीं मांगनी है कि संविधान के प्रारूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के एक बड़े भाग को पुनः उत्पादित कर दिया गया है। किसने कहा था ये? तो ये आपका कहा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ पटेल, फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर बी आर अम्बेडकर। तो किसने कहा था? यह बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? कोयला सोनभद्र में, बलुआ पत्थर मिर्जापुर में, सिलिका बालू प्रयागराज में, यूरेनियम झांसी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 118 का जो यूरेनियम है वो झांसी में नहीं पाया जाता। कहाँ पाया जाता है ये आप बताएंगे हमें कमेंट करके कि जो यूरेनियम है अपने भारत में कहाँ पे पाया जाता है। ये इस क्वेश्चन का जो हमने पूछा आपसे, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, चलिए यही आपका गलत है। आप हमें कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दीजिएगा, इसके बाद हम फिर कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। चलिए कार्तिक एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्तिक एक लोक नृत्य है, कहाँ का है? बुंदेलखंड का, अवध का है, पूर्वांचल का है, रोहिलखंड का है। तो 119 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कार्तिक एक लोक नृत्य है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड का। तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ उद्योग। तो आंवला उद्योग कहाँ पे है? और मोदी नगर कहाँ, किस चीज़ का उद्योग मोदी नगर में है? बाराबंकी में किसका है? कानपुर में किसका है? तो 120 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जो आंवला है, तो इसको मिलाएंगे आप तो जो आंवला उद्योग है, आंवला उद्योग कहाँ का है? जो आंवला है, आंवला में उर्वरक से संबंधित उद्योग है, उर्वरक से है। और मोदी नगर किसके लिए? मोदी नगर में जो है वो रबड़ का उद्योग किया जाता है। और फिर हो जाएगा बाराबंकी। बाराबंकी किस लिए प्रसिद्ध है? आपका ये पॉलीफाइबर के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर विस्फोटक के लिए। तो इसका क्या हो जाएगा? तो ये चौथे का चौथा हो जाएगा। और जो आंवला है किस लिए? उर्वरक के लिए। तो पहले का दूसरा, मोदी नगर रबर के लिए, दूसरे का तीसरा, और बाराबंकी पॉलीफाइबर के लिए। तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का पहला, कानपुर चौथे का चौथा। तो इसको मिलाएंगे तो आपने मिलाया था पहले का तीसरा। पहले का तीसरा किस में है? ये आपका ऑप्शन नंबर एक बार में मिल गया कि आप पहले का तीसरा और नहीं, ये नहीं है। पहला आपका किस में था? उर्वरक में था ना, पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा क्या था? ऑप्शन नंबर बी। और दूसरे का तीसरा ऐसे ही मिलाया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 121 गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ अवस्थित है? सैफई में, वाराणसी में, लखनऊ में, मेरठ में। तो ये कहाँ पे स्थापित है? तो ये आपका कहाँ पे है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो है वो लखनऊ में स्थापित है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पैरोमीटर दाब के लिए होता है, और कार्ब्यूरेटर जो है आंतरिक दहन के लिए होता है, और कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए होता है, सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल की वक्रता के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो सिस्मोग्राफ होता है वो किसके लिए होता है? सिस्मोग्राफ होता है वो आपका यही गलत है। जो सिस्मोग्राफ है ये भूपृष्ठ तरल की वक्रता के लिए नहीं, जबकि ये भूकंप की तीव्रता मापता है। ठीक है, तो ये भूकंप से रिलेटेड है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो मैनोमीटर है वो दाब मापता ही सही है। कार्ब्यूरेटर है आंतरिक दहन इंजन, ये भी सही है। और कार्डियोग्राफ हृदय गति मापता है, ये भी सही है।
तो चलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया, इसका जल से भार होगा, कितना भार होगा? तो इसका भार कितना हो जाएगा, ये आपका सॉल्व करने वाला है। तो भार का आपने देखा होगा कि जो भार का जो सूत्र होता है, भार का क्या होता है, भार जितना भार होता है उसी के बराबर ये उत्प्लवन बल, भार और माइनस उत्प्लवन बल। तो भारहीन है वो, तो भारहीन है तो कितना हो जाएगा? तो उत्प्लवन बल इसका 200 ग्राम है और इसमें भार कोई भी नहीं है। अगर कोई भार दिया होता तो आप इससे जो गुब्बारे का जो भार वो दिया, उत्प्लवन बल दिया है, उससे माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। और जिसमें तो दिया है भारहीन है मतलब ज़ीरो है, तो ज़ीरो को आप 200 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ज़ीरो का ज़ीरो ही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। गोधूलि सूर्य का अमाप है। नेक्स्ट है उषा काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस पे विचार करना है, कूट से बताना है। कूट में क्या दिया गया है? उपर्युक्त में से कौन सा दृष्टि भ्रम है? जो दृष्टि भ्रम हो जाता है, दृष्टि भ्रम कौन सा है? 124। 124 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा इसमें? देखिए जो गोधूलि है वो सूर्य का अमाप है, ये बात सही है। उषा काल में सूर्य का रंग, ये भी बात सही है। और जो ये आकाश में चंद्रमा का दिखना, ये बात आपका गलत है। और जो आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, सॉरी 4 नहीं 3 कि 4 हो जाएगा। ऑप्शन 124 में 124 में जो राइट आंसर इसका हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका CFL तथा LED जो होता है लैंप में क्या अंतर है? तो CFL और LED में जो अंतर है क्या है? प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट दिया है CFL एक की औसत जीवन अवधि LED लैंप में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट दिया है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। नेक्स्ट दिया है उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 125 में देखिए क्या हो जाएगा। जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारावाष्प और संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक का पदार्थों का प्रयोग करता है, ये बात सही है। और फिर दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा कह रहा है कि CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है, तो ये गलत है क्योंकि LED की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है और CFL का कम होता है। और नेक्स्ट है LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है चुंबकीय टेप, डिस्क। ए और बी दोनों उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 126 का क्या हो जाएगा? जो चुंबकीय टेप है और डिस्क है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? एकोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन और थर्मोक्लाइन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 127।
127 का हो जाएगा, देखिए जो जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो दर्शाता है वो आपका हो जाएगा पिक्नोक्लाइन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन एक युग्म सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, शेविन कीटनाशक होता है और टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है और फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? 128 का। जो फ्लोरीन होता है वो फ्लोरीन युक्त कार्बन यौगिक नहीं होता है। यही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा और यही गलत है, यही आपको राइट आंसर हो जाएगा। और सूखी बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। शेविन कीटनाशक होता है, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, ये बात भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? टेफ्लॉन, नियोप्रीन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन। तो 129 का राइट आंसर बताने की कोशिश करेंगे कि जो बहुलक है एक थर्मोप्लास्टिक नहीं, इसमें से जो ऑप्शन दिए हैं 4, इसमें से कौन सा एक बहुलक है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है? 129 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियोप्रीन। ठीक है, नियोप्रीन होता है जो थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सिल्वर आयोडाइड हार्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड कृत्रिम वर्षा, जिंक फास्फाइड चूहे का विष और जिंक सल्फाइड फिलास्फर ऊन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा जो सुमेलित है, जो जिंक फास्फाइड दिया है वो चूहे का विष होता है, यही बात आप सही दिया है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? नॉस्टॉक, नवीना, जेटोबैक्टर या फिर माइक्रोराइजा। तो इसका राइट आंसर बताएंगे कि क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इस जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है वो बताना है। तो इसमें से कौन सा है कि जो नहीं है? देखिए जो नॉस्टॉक है ये भी है और एनाबीना ये भी है, एजोरो जो बैक्टर है ये भी है। ये तीनों जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव हैं। जो आपका माइकोराइजा है यही आपका ये नहीं है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन ए संतरा में पाया जाता है, विटामिन सी नींबू में, विटामिन डी कॉड मछली का तेल, विटामिन B6 धान का चोकर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विटामिन ए है किस में पाया जाता है? संतरा में पाया जाता है, संतरा में नहीं पाया जाता, ये आपका पाया जाता है गाजर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये सब दिए हैं सही सुमेलित हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा? रेनिन, ट्रिप्सिन, सिक्रिटिन या फिर पेप्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो सिक्रिटिन है, यही अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन सिक्रिटिन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DPT का टीका निम्नलिखित में से किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? टिटनेस, पोलियो, प्लेग, TB, पोलियो, डिप्थीरिया और डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटनेस या फिर डिप्थीरिया पोलियो कुष्ठ रोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 134 का डिप्थीरिया कुकुर खांसी टिटनेस, ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो DPT का टीका है वो डिप्थीरिया कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, सूची फर्स्ट को।
तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 135। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनना है। कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष, किस वर्ष कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ? आढ़त्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? और ये जो आढ़त्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये आपका प्रारंभ हुआ कब? 1976 में। तो इसको मिला देंगे दूसरे से 1976। और समन्वित बाल विकास योजना जो है वो कब प्रारंभ हुआ? वो 1975 में हुआ। और जो राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम है ये हुआ आपका 1983। और जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है वो 2005। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा 2 में है, ये भी नहीं कंफर्म। समन्वित बाल विकास योजना। फिर दूसरे का पहला किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंधत्व नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो 1976 में है। समन्वित बाल विकास योजना है 1975 में है। राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 में। और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 136। अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है न्यायमूर्ति गीता मित्तल की अध्यक्षता में, या फिर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में, या फिर राष्ट्रपति आशा मेनन की अध्यक्षता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण के मूल्यांकन हेतु अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था, तो वो कौन सा है? दिल्ली के उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी की अध्यक्षता में गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना पहल का शुभारंभ किया गया, तो कब किया गया? 27 जुलाई 2023 को, 7 जून 2023 को, या फिर 10 जुलाई 2023 को, या फिर 14 अगस्त 2023 को। तो इसकी राइट आंसर इसका बताने की कोशिश करेंगे 137 का। चलिए देखें क्या होगा इसका राइट आंसर। इसका मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना पहल का शुभारंभ जो किया गया 27 जुलाई 2023 को किया गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश या फिर बिहार से? जो नंदिनी कृषक समृद्धि योजना है वो संबंधित किससे है? उत्तर प्रदेश से। ठीक, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 139। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है? वाराणसी, आगरा, बेंगलुरु, गांधीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर है वो आपका है बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल एंड लास्ट सवाल। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सही हैं? 2 सितंबर 2023 को भारत ने आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट है इसे इसरो के PSLV C57 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। या फिर आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर मिशन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। केवल 3, केवल 1 और 3, 1 2 3। तो लास्ट सवाल 140 है, इसका आंसर बताएंगे आप लोग। चाहे आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर बताना है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। आप 2025 तक भी इसका कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो इसमें ये पूछे जाने की बहुत ही संभावनाएं हैं इसकी। ठीक है, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसके जितने भी ऑप्शन हैं आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे और इसके सारे ऑप्शन बिल्कुल सही दिए हैं और आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। तो चलिए आज हमने पूरा टेस्ट सॉल्व किया। 140 टेस्ट नंबर हमारा हो गया 6।
अब नेक्स्ट डे हम सॉल्व करेंगे टेस्ट नंबर 7। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट डे एंड नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो हमने क्वेश्चन पूछे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।